हाय बच्चों। पिछले कक्षा में हम बड़े भाई साहब पाठ में लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को जिस तरह कक्षा बढ़ती है, मतलब हम हायर क्लास में जाते हैं तो उधर जाते हुए क्या होता है, पढ़ाई भी ज़्यादा होता है, उसी तरह विषय भी बहुत क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। हम बड़े बड़े कक्षाओं में अनेक तरह की कठिनाइयों को हम सामना करना पड़ता है। यह पूरी समझाते हुए लेखक जी बीच में पाठशाला में अध्यापकों ने जिस तरह बच्चों को चिढ़ाते हैं, मतलब जिस तरह काम देते हैं बच्चों से, उसके बारे में भी अपने भाई को उन्होंने, लेखक जी के बड़े भाई अपने भाई को भी समझाने के लिए बहुत सारे कोशिश किए हैं। और आज के दिन तो उसका आगे का विषय में बड़े भाई लेखक जी को क्या समझाते हैं और किस विषय का चर्चा होता है देखेंगे बच्चों। आइए। स्कूल का समय निकट था तो इस तरह अपने भाई को लेखक जी के बड़े भाई समझाते हुए उधर ही खड़े हो गए। तो उसी समय में क्या हो गया, स्कूल का समय निकट आ गया। तो उसके बारे में सोचते इस तरह लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को समझाते हैं। और तो जिस तरह हमसे हमारे कक्षा बढ़ते हैं तो उसी तरह हम परिश्रम नहीं किए तो हम आगे जाके जीवन में क्या होते हैं, पश्चाताप पढ़ना होता है। इस तरह बड़े भाई लेखक जी को समझाते हैं। आगे देखिए बच्चे क्या कहते हैं। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होता है। लेखक जी समझते हैं तो अपने बड़े भाई उनको उपदेश देने में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो उस समय मन में उन्होंने सोचते हैं कि स्कूल का समय निकट आ गया, मतलब स्कूल का समय होने लगा। तो उस समय उन्होंने कहते हैं कि ईश्वर जाने, मतलब यह ईश्वर को ही पता है, यह उपदेश का माला मतलब आप अब फूलों से बना हुआ है माला। अब क्या कर रहे हैं, उधर पिताजी के बड़े भाई लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को समझा रहे हैं। बार एक से एक बातों से उन्होंने क्या किया, एक माला बनाकर उन्होंने आके लेखक जी के सामने क्या करे, उसके बारे में उपदेश दे रहे हैं। लेखक जी मन में सोचते हैं कि ईश्वर को ही पता है यह माला कब समाप्त हो जाता है। कौन सी माला है ये? उपदेश की माला कब समाप्त होती है। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। देख लो, तो बड़े भाई तो इस तरह उपदेश दे रहे थे कि उसका परिणाम क्या हुआ, लेखक जी पर खाने का खाना भी निस्वाद सा लग रहा था, मतलब खाने में रुचि नहीं है। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा था, मैं पास हुआ हूँ, पास होने पर भी मुझे यह क्या हो रहा है, तिरस्कार मिल रहा है। यदि मैं फेल हो गया तो उसका हालत क्या होता, भगवान को ही पता है। तिरस्कार हो रहा है, वही कहते हैं देखो, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। पास हुआ हूं मैं, इतना सारा एक उपदेश चल रहा है इतना बड़ा, यदि मैं फेल होता तो मेरा प्राण ही क्या करते थे, उन्होंने ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, भयंकर मतलब वो देखते ही भय होना, डरना, चित्र खींचना मतलब डायग्राम। तो बड़े भाई क्या किए, इतना समय तक उधर खड़े होकर उन्होंने अपने कक्षा में जिस तरह कठिनाई होते, मतलब बड़े भाई कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, तो उस कक्षा में बहुत सारे विषय भी बहुत बड़ा रहता है और उधर बहुत कठिनाइयों को हम सामना करना पड़ता है। इस तरह उन्होंने क्या किए, उसके बारे में एक बहुत बड़ा चित्र खींचे थे, मतलब इसे डराने के लिए। उसने मुझे भयभीत कर दिया। तो बड़े भाई के बातें सुनते ही लेखक जी को क्या हुआ, बहुत डर हो गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। ताज्जुब मतलब आश्चर्य। बड़े भाई की बातें सुनकर मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, गांव नहीं भागा, यही क्या है, एक आश्चर्य का बात, आश्चर्य का विषय है। उतना सारा, तो उतना मुझे क्या किए थे उन्होंने,
डराए थे। कौन? बड़े भाई। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि जो की त्यों बनी रही। इतना तिरस्कार होने पर भी लेखक जी के जो रुचि था किताब पर है वो पहले किस तरह थी? अरुचि, सॉरी, मेरी अरुचि जो की त्यों बनी रही। जो की त्यों मतलब उसी तरह। जो कि जो मतलब उसी तरह पिता लेखक जी के बड़े भाई इतना सारा पूरा कठिनाइयों को से समझाते भी समझाए उन्होंने, यह समझकर भी किताब पर उसका रुचि ज्यादा नहीं हुआ, किताब पढ़ने का वह आदत ज्यादा नहीं हुआ। पहले जिस तरह उन्होंने किताब पर प्रेम थे वही प्रेम उसी तरह, उससे ज्यादा भी नहीं हुआ फिर कम भी नहीं हुआ। पीछे जिस तरह उन्होंने पुस्तक को आदर से देखते थे या जिस तरह पढ़ते थे उसी तरह अब भी क्या हुआ? उसी तरह जो कि त्यों मतलब उसी तरह क्या हुआ? बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। खेल कूद का समय, खेलने के लिए जो समय देते थे लेखक जी, वह हाथ से नहीं छूटा, मतलब उसे नहीं छोड़ दिए उन्होंने। बड़े भाई की बातें सुनकर भी वह जो पहले से उन्होंने उनका सुबह से लेकर शाम तक जो शौक थे, मतलब हॉबी, उनको उन्होंने नहीं छोड़े। पढ़ता भी मगर बहुत कम, पढ़ने का नहीं छोड़ दिए थे उन्होंने, पढ़ते थे लेकिन उतना सारा नहीं, बहुत कम पढ़ते थे। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। देखो तो जितना पढ़ते थे बस टास्क पूरा हो जाए, मतलब टास्क का मतलब योजना क्या है या उसका परीक्षा क्या है, वह पूरा होने के लिए जितना पढ़ना है उतना वे क्या करते थे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे। कौन? लेखक जी। टास्क पूरा करने के लिए मतलब जो योजना है वह योजना पूरी करने के लिए हम क्या परिश्रम करना है। उदाहरण के लिए अब परीक्षा है, परीक्षा के लिए परीक्षा में हम पास होने के लिए जितना अंक लेना है तो उसके लिए हम जितना परिश्रम करना है उतना ही उन्होंने क्या करते थे? परिश्रम करते थे। और दर्जे में जलील न होना पड़े। और लेखक जी का मन में सोचते थे कि मैं कक्षा में एक महान व्यक्ति बनना उसे पसंद नहीं थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। देख लो, जो अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। लेखक जी को अपने पर जो विश्वास था वह अब क्या हो गया? मुक्त हो गए, मतलब छिपा गए। लुप्त होना, कಳೆದು ಹೋಗುವುದು, मरेयागूद। विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों को सा जीवन कटने लगा। चोरों को सा मतलब बड़े भाई तो कहाँ मिलते हैं, उधर भी उन्होंने गालियां देने लगे। अच्छी तरह से परीक्षा में पास हुए हैं, कक्षा में फर्स्ट आए, फिर भी बड़े भाई प्रशंसा नहीं की, फिर भी गालियां दी, बड़े बड़े उपदेश दिए। अब बड़े भाई की बातें सुनकर मन में जो विश्वास था वह पूरा क्या हो गया? लुप्त हो गया। और लेखक जी अपने भाई के आंखों से छिपाकर उन्होंने क्या करने लगे? अपना फिर जो पहले से उन्होंने पहले के जो आदत थे मन में वही आदत क्या होने लगे? आगे बढ़ने लगे। चोरी जैसे, चोरों जैसे। अब चोर घर चोरी करने के लिए आए तो जिस तरह सोने के बाद या उनके आंखों से छुपाकर वे आते हैं उसी तरह इन्होंने क्या करने लगे ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು? ಆಡಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು। ಅದು ಕಳ್ಳನ ತರಹ। आगे फिर सालाना इत्मीहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। फिर पहले की तरह जिस तरह पहली बार परीक्षा हुए थे उसमें जिस तरह उन्होंने पास, बड़े भाई फेल हुए थे, फिर भी ऐसा ही हुआ। फिर और एक साल का मतलब फिर सालाना मतलब वार्षिक एनुअल एग्जाम, सालाना इत्मीहान मतलब परीक्षा हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ, फिर भी क्या हुआ? ऐसा ही एक मिलान हो गया कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैं फिर पास हुआ,
और उन्होंने क्या हुए, इस बार भी फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की। लेखक जी के बड़े भाई जिस तरह प्रयत्न करते थे, मेहनत करते थे, तो उसी तरह इन्होंने परिश्रम और मेहनत नहीं किए थे, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गए। लेखक जी को तो पता नहीं है, जिस तरह मैं कक्षा में फर्स्ट आ गया। अव्वल मतलब प्रथम, फर्स्ट, कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, मुझे खुद अचरज हुआ। अचरज मतलब आश्चर्य, वही अचरज मतलब वही भी आश्चर्य हो जाता है। लेखक जी का वह परिणाम देखकर या परीक्षा में उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास हुआ देखकर लेखक जी को अपने आप को क्या हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। देखो उन्होंने क्या किए, अपना जो साहस, अपना जो शक्ति था, उससे भी ज्यादा उन्होंने क्या किए थे, परिश्रम किए थे। नींद चैन को त्याग दिए थे। ज्यादा से बाहर कहाँ भी नहीं जाते थे, सिर्फ पढ़ाई करना। इस तरह उन्होंने क्या किए थे, बहुत सारा परिश्रम किए थे। प्राणांतक मतलब अंत तक उन्होंने क्या किए थे, परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। जो क्या शब्द थे किताब में या उस परीक्षा के लिए जो पढ़ाई करना है, तो उसका एक एक शब्द उन्होंने क्या किए थे, कंठस्थ किए थे। मतलब उतना उन्होंने क्या किए थे, पढ़े थे। कंठस्थ करना मतलब बायपाठ, कंठस्थ करना पूरा उन्होंने क्या किए थे, उसका रट लगाए थे। 10 बजे रात तक इधर, देखो हॉस्टल में 10 बजे रात तक, या इसका मतलब उन्होंने जितना पढ़ते थे, बड़े भाई जितना पढ़ाई में समय को उपयोग लेते थे, उसके बारे में अब लेखक जी हमारे साथ बांट ले रहे हैं। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर। भोर से मतलब सुबह से, भोर से सुबह कितने बजे से शुरू करते थे उन्होंने, 4 बजे से। सुबह मतलब 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, फिर समय देखो, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। तो इतना सारा उन्होंने परिश्रम करते हुए पढ़ाई करके परीक्षा लिखे थे। उन्होंने क्या किए थे, एक मुद्रा डालने के लिए, मुद्रा मतलब सिक्का बोलते हैं ना, सिक्का मतलब कॉइन नहीं। अब पाठशाला में कोई आपका एक सर्टिफिकेट हो तो उसके ऊपर सिक्का, स्कूल का सिक्का है ऐसा कहते रहते हैं ना, तो मुद्रा मतलब सिक्का हो जाता है। तो कक्षा में एक मुद्रा डालने के लिए, मतलब जिस तरह लेखक जी फर्स्ट आए थे कक्षा में, उसी तरह फर्स्ट आया तो एक क्या सम्मान अलग रहता है। हम सिर्फ पास हुए तो सम्मान अलग रहता है। आप भी स्कूल में देखते रहते हो, आप फर्स्ट आए तो क्या करते हैं, आपको स्टेज पर बुला के आपको मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं। ये तो क्या है, एक मुद्रा डालना, सभी से ज्यादा अंक लेना। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, उसका अब मुद्रा क्या हुआ था, कांतिहीन। मतलब कांतिहीन मतलब, कांति मतलब क्या होता है, ರೋಶ್ನಿಹೀನ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವರೊಂದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುರುತನ್ನ ಅಳಿಸದಂತೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುರುತನ್ನ, ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಸಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಯ್ತ್ರಿ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಕೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂತಿಹೀನ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬೆಳಕನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, फेल ಆಗಿಬಿಟ್ಟು कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। तो क्या हो गए, उन्होंने बहुत सारे परिश्रम किए तो भी परीक्षा में क्या हुआ, परीक्षा में फेल हो गए। आगे, मुझे उन पर दया आती थी, तो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे बड़े भाई को, इस तरह सोचकर लेखक जी को बड़े भाई पर दया आई थी। नतीजा सुनाया गया। नतीजा मतलब परिणाम, तो क्यों ऐसा हुआ है, इसका नतीजा क्या है, परिणाम क्या है, उसके बारे में, परिणाम क्यों ऐसा हो रहा है, इसका परिणाम क्या है, तो उसके बारे में उन्होंने सोचने लगे। तो वह रो पड़े। लेखक जी के बड़े भाई के पास जाकर लेखक जी उनसे पूछ लिए, क्यों ऐसा हो रहा है, फेल होने का परिणाम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में जाकर उन्होंने
अपने बड़े भाई से पूछ लिए तो उस समय क्या हुआ, बड़े भाई रोने लगे। उसे भी बहुत मन पर लगा था, इसलिए उन्होंने रोने लगे, रो पड़े और मैं भी रोने लगा। तो बड़े भाई को ऐसा हुआ है तो इन्होंने खुशी की बात इनके मन में कैसे आता है, इसलिए वे भी क्या करने लगे, रोने लगे। अपने पास होने की खुशी आधी होगी। लेखक जी क्या किए, कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए, फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। इन्होंने मन में बहुत खुशी होना था पहले। जब इन्होंने बड़े भाई के पास जाकर रोने का वह एक हालत देख लिए तो उस समय उनका आधा खुशी क्या हुआ, गायब हो गया। मैं भी फेल हो गया तो भाई साहब को इतना दुख न होता। देखो, तो उनका मन में जो खुशी था वह भी क्या हुआ, खो गया। उस समय मन में उन्होंने सोचते हैं कि मैं भी फेल हो गया होता। अब जिस तरह परीक्षा में बड़े भाई फेल होकर इतना दुख उन्होंने सहन कर ले रहे हैं, यह मेरी आंखों से देखने के लिए नहीं हो रहा है। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता था। तो क्यों ऐसा सोचते हैं उन्होंने? बड़े भाई ने क्या करते थे, बहुत परिश्रम करते थे और लेखक जी को उसके बारे में समझाते थे, बहुत बड़े बड़े उपदेश बोलते थे। लेखक जी पास होते थे, फिर उन्होंने फेल हो जाते थे। तो इस तरह यह लेखक जी यह देखकर मन में सोचते हैं कि मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता था। लेकिन विधि की बात कौन टाले? मैं बोलता हूँ, मन में सोचता हूँ, लेकिन जो विधि मतलब विधि आट ऐसा बोलते रहते हैं ना, हाँ, विधि आट बल्लवर यारू। विधि का वह जो बात है कौन टाले, कौन समझते हैं? मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। लेखक जी के बड़े भाई और लेखक जी के बीच में सिर्फ अब एक दर्जे का अंतर रह गया, क्योंकि 2 साल उन्होंने क्या हुए, फेल हो गए। लेखक जी दो साल पास हुए। पहले क्या था, लेखक जी को और बड़े भाई के बीच में 3 दर्जे का अंतर था, लेकिन अब 2 बार उन्होंने फेल हो गए। अब सिर्फ एक ही दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। देख, लेखक जी के मन में एक ऐसा विचार उत्पन्न हो, तो कौन सा है विचार है? यदि भाई साहब और 1 दर्जे में उन्होंने फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर दर्जा में हो जाता हूँ। इक्वल क्लास में मैं होता हूँ, पिताजी बड़े भाई के साथ मैं इक्वल बन जाता हूँ। और 1 दर्जे उन्होंने फेल हो गए थे। अब क्या होगा, 1 ही दर्जे अंतर है। ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಸಮನಾದ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡುತ್ತೇನೆ। तो उसी तरह लेखक जी सोचते हैं, लेखक जी इस तरह मन में उन्होंने सोचते हैं, यदि एक बार उन्होंने फिर एक बार उन्होंने फेल हो जाए तो मैं क्या होता हूँ, उनके बराबर दर्जे में बैठ जाता हूँ। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, ऐसी एक भावना उदय होती है कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। तो लेखक जी मन में सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा हुआ तो उन्होंने हम मुझे कैसे उपदेश देते हैं। लेखक जी मन में सोचते हैं किस आधार पर उन्होंने मुझे उपदेश देते हैं, या मुझे उन्होंने क्या करते हैं, डांटते हैं, या विषय के बारे में समझाते हैं। इस तरह उन्होंने मन में सोचते हैं। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। मन में ऐसा एक सोच आ गया। फिर लेखक जी क्या किए, उन्होंने बहुत क्या करते हैं, उन्होंने जबरदस्ती से, बलपूर्वक मतलब शक्ति से मन में जो विचार आया था उसे क्या किए, लेखक जी बाहर निकाल दिए। तो ऐसा एक खराब भावना, बुरी भावना मेरे मन में नहीं आना चाहिए। भाई साहब फेल होना नहीं चाहिए, वो भी पास होना चाहिए। क्या वह भावना मन में आई थी, उत्पन्न हुई थी, उसे उन्होंने क्या किए, बलपूर्वक निकाल डाला।
आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। तो अंत लेखक जी मन में सोचते हैं, आखिर मतलब अंत में लेखक जी यह एक मन में विचार सोचते हैं, बड़े भाई मुझे क्यों डांटते हैं? मेरे हित के लिए, मुझे अच्छी तरह से मैं पढ़ना है, इस तरह इसलिए बड़े भाई मुझे डांटते हैं या मुझे उपदेश देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर मन में सोचने लगे, मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं धनाधन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। देखो ये तो क्या है, एक अच्छी भावना है। मुझे क्यों डांटते हैं उन्होंने? मेरे हित के लिए, मुझे अच्छी तरह से मैं अंक लेना है, पास होना है, इसलिए मुझे डांटते हैं। वो तो क्या है, मेरे हित के लिए। अब बड़े भाई मुझे क्या डांटते हैं, वह मुझे सिर्फ एक समय तक, कुछ समय तक मुझे क्या होता है, वो अप्रिय लगता है, क्रोध गुस्सा आता है बड़े भाई पर, लेकिन अवश्य मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर। अब उन्होंने सोचते हैं मुझे क्या होता है, वो कुछ समय तक मुझे अप्रिय लगता है, लेकिन अब क्या मैं ज़्यादा अंक लिया हूँ, कक्षा में फर्स्ट आया हूँ, यह तो क्या है, उन्होंने मुझे क्या डांटे थे उसका ही क्या है, ये असर है, प्रभाव। असर मतलब प्रभाव। ಅವರು ನನ್ನ ಬೈದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೇ ನಾನು ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬೈದದ್ದು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೋವಾಗಬಹುದು, ತಪ್ಪನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಬೈದಿರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. इसलिए मैं धनाधन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। बड़े भाई मुझे क्या डांटते हैं, इसलिए ही मैं धनाधन मतलब परीक्षा जब आते हैं उस समय परीक्षा लिखकर एक बार भी फेल न होने से मैं क्या किया हूँ, धनाधन पास होते ही आया हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। नरम मतलब कोमल। देखो अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। देखो तो अपने बड़े भाई के बारे में कहते हैं, उन्होंने अब क्या हुए थे, बहुत नरम हो गए थे, बहुत कोमल हो गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। लेखक जी सोचते हैं, कई बार लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को डांटने के लिए चाहते थे, फिर उन्होंने क्या कहते हैं मन में, अब डांटने का कोई क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार पास हो रहा है, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। मन में उन्होंने सोचते हैं कि उन्हें उसे डांटने का अधिकार मेरे पास नहीं है, सोचकर उन्होंने चुप रहा होगा, या रहा भी तो बहुत कम, चुपचाप रह गया और बहुत कम, पहले से ही कम डांटने लगे, मतलब उपदेश देने का छोड़ दिए उन्होंने, बहुत कम किए। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। देखो मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, क्लीनेस, स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। तो बड़े भाई क्या उसे रास्ता दिखाए थे, एक विद्यार्थी जिस तरह रहना है उसके बारे में उन्होंने समझाए थे, तो उसी के अनुसार मैं चलने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ उठाने लगा, सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारण हुई कि, धारण मतलब थामना या मेरे पास रख लेना कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ो या ना पढ़ो। देखो इधर लेखक जी क्या करने लगे उन्होंने, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मतलब लेखक जी बड़े भाई क्या बोले थे, वो पहले से भी उन्होंने जरा उसमें भाग लेना कम करते थे उन्होंने। अब बड़े भाई फेल हो गए, उन्होंने अपने भाई को डांटने का जरा कम किए, तो इसका उन्होंने क्या करने लगे, अनुचित मतलब ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ
ದೊಡ್ಡನ್ನ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನ್ನು ಇವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. अब मुझे भाई नहीं डांटते हैं, नहीं डांटते हैं, इस तरह सोचकर उन्होंने क्या करने लगे, फिर तो पहले ज्यादा से और पढ़ने का छोड़ दिया, ज्यादा पढ़ने का फिर छोड़ दी. देखो क्या करने लगे उन्होंने. तो लेकर जी को ऐसा धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, मैं पास हो जाता हूं, खेले तो भी ज्यादा ज्यादा न पढ़े तो भी मैं पास हो जाऊंगा, पढ़ू या न पढ़ू, हाँ मैं पास हो जाता हूं, पढ़ू या न पढ़ू, मेरी तकदीर बलवान है. तकदीर मतलब भाग्य, मेरा भाग्य क्या है, बहुत बलवान है, शक्तिदायक है. तकदीर मतलब भाग्य, बहुत क्या है, ये बलवान है, शक्तिदायक है, इसलिए मैं पढ़ूं या न पढ़ूं. मन में सोचने लगे उन्होंने. देखो तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ. तकदीर का उसका भाग्य बहुत बलवान था. फिर इसके साथ बड़े भाई मुझे बहुत डांटते थे, इसलिए मैं ज्यादा क्या करता था, पढ़ता था. थोड़ा बहुत मतलब इससे पहले मैं कुछ पढ़ता था, मतलब जरा ज्यादा समय पढ़ता था, लेकिन अब भाई साहब जब छोड़ दिए, मैं क्या किया, पढ़ने का ही छोड़ दिया. देखो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जब भाई डांटते थे तब वह भी बंद हुआ. अब क्या हुआ, पढ़ने का भी बंद हो गया. मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया. कनकौवे मतलब पतंग. कनकौवे मतलब पतंग उड़ाना. गालीपटा हारिसू, कनकौवे उड़ाना एक नया शौक मन में क्या हुआ, पैदा हो गया. पैदा होना मतलब जन्म लेना, ಅಂದ್ರೆ ಓದುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿತು. कौन सा वो, कनकौवे उड़ाना मतलब गालीपटा हारिसू पैदा हो गया था. और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था. पतंगबाजी मतलब पतंग जिस तरह कलाबाजियां दिखाता है, कला तरह तरह के तरकीब मतलब ಉಪಾಯ. ಗಾಳಿಪಟ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ತರಹದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಕೇವಲ ಅಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. देखो अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था. पतंग के बारे में ही मन में उन्होंने सोचते थे. पतंग ऊपर उड़ाने के लिए हम कौन कौन से ढंग अपनाना है, कौन कौन से पद्धतियां हम देखना है. ढंग मतलब पद्धति, अलग अलग तरकीब के बारे में सोचने लगे. फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था. अदब मतलब आदर, गौरव, अदब. इतना हो तो भी लेकर जी क्या करते थे, अपना भाई साहब को बहुत आदर से देखते, मतलब गौरव से देखते, गौरव देते थे. और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था. डर था मन में, इतना सारा उन्होंने समय व्यर्थ करते थे, फिर भी अपने भाई पर बहुत गौरव था, आदर से देखते थे. भैया देखा होगा समझकर उन्होंने क्या करते थे, नजर बचाकर मतलब आंखों से छिपाकर उन्होंने क्या करते थे, उस खेल में भाग लेते थे. मांझा देना, कन्ने बांधना, मतलब कन्ने बांधना इसका मतलब वो पतंग का रस्सी सूत्र कट्टुವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ, वही कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी. गुप्त रूप से मतलब अपने भाई के नजरों से छिपाकर. ये सभी टूर्नामेंट मतलब टूर्नामेंट आप बोलते हैं ना, स्पर्धा, प्रतियोगिता, ये सब खेल क्या होते थे, उसके बारे में तैयारियां शुरू हो जाती थी. फिर ये सब कैसे होते थे, अपने भाई साहब के गुप्त रूप से, मतलब भाई साहब को इसके बारे में पता न होना चाहिए सोचकर उन्होंने क्या करते थे, बहुत गुप्त रूप से इसका हल करते थे. हल करना मतलब तो समस्या पूरी तरह से करना, समस्या पूरी करना,
हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। देखो इधर क्या करते थे उन्होंने, मन में और एक बात सोचते थे। देखो क्या कहते हैं, मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था। इस तरह संदेह भाई साहब को मन में नहीं आना चाहिए। क्या संदेश है, देखो, उनका सम्मान और लिहाज मतलब उनका सम्मान और लिहाज का अर्थ क्या होता है, शर्मा, लज्जा, लिहाज, लज्जा या शर्म मेरी नजरों में कम हो गया है। बड़े भाई ऐसा समझना नहीं चाहिए। बड़े भाई मुझे देखकर ऐसा नहीं समझना चाहिए। मुझ पर लेखक जी का मतलब छोटे भाई का लज्जा मतलब शर्म और डर या गौरव कम हुआ है, ऐसा उन्होंने नहीं समझना चाहिए। इसलिए लेखक जी अपने बड़े भाई के आंखों से छिपाकर ही क्या करते थे, यह काम करते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम देख लिए। बड़े भाई साहब लेखक जी को बहुत सारे उपदेश देते, फिर भी उधर क्या हो रहा था, वो उल्टा हो रहा था, अपोजिट। उन्होंने फेल होते थे, लेखक जी पास हो जाते। तो उसका परिणाम आगे जाकर उन दोनों के जीवन में क्या होता है, उसके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चे। धन्यवाद।